बांग्लादेश एक बार फिर जल रहा है। एक छात्र नेता की हत्या के बाद वहां स्थिति बिगड़ गई है। फिर जुलाई 2024 जैसे ही हालात हो गए हैं। तो सवाल है कि बांग्लादेश को बार बार कौन सुलगा रहा है? शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद अब अशांति क्यों है? छात्र आंदोलन के नेता शरीफ उस्मान हादी को आखिर किसने मरवाया और क्यों मरवाया? पाकिस्तानी सेना के प्रमुख आसिम मुनीर का नाम बांग्लादेश के फसाद से क्यों जोड़ा जा रहा है? क्या बांग्लादेश पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और आतंकी संगठनों का कंट्रोल हो गया है, या ये सब केवल सत्ता में बने रहने के लिए मौजूदा कार्यवाहक सरकार करवा रही है? एक 25 साल के हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी, फिर उनके शव को पेड़ से बांधकर आग लगा दी। यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि पड़ोसी देश में अल्पसंख्यकों की स्थिति कितनी गंभीर है। क्या यह कट्टरपंथ का बढ़ता प्रभाव है? कई सवाल हैं जो बांग्लादेश के मौजूदा बवाल से जुड़े हुए हैं। मैं इन सब पर बात करूंगा। इनकी सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं अमित कुमार। न्यूज पिकल में आपका स्वागत है। मैं बहुत सिंपल तरीके से आसान शब्दों में आपको बांग्लादेश के मौजूदा हालात को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। 2024 के छात्र आंदोलन के पोस्टर बॉय उस्मान हादी की हत्या के बाद से बांग्लादेश फिर सुलग उठा है। ये हत्या कहां हुई, कैसे हुई और इसके पीछे किसका हाथ बताया जा रहा है? इस पर आने से पहले बताता हूं कि उस्मान हादी कौन था। शरीफ उस्मान हादी बांग्लादेश में जुलाई 2024 में हुए विद्रोह का एक प्रमुख नेता और हसीना विरोधी मंच इनकलाब मंच का प्रवक्ता था। इनकलाब मंच पिछले साल जुलाई में बांग्लादेश में हुए विद्रोह के दौरान ही चर्चा में आया। उसी विद्रोह की वजह से आखिरकार शेख हसीना को बांग्लादेश की सत्ता से हटना पड़ा था और उन्हें बांग्लादेश छोड़ने को मजबूर होना पड़ा। 32 साल का उस्मान हादी पेशे से लेखक और कॉलेज में लेक्चरर था। ढाका के एक निर्वाचन क्षेत्र से वो बतौर निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ने जा रहा था। और सबसे गौरतलब ये है कि ये हत्या चुनाव आयोग के चुनाव का ऐलान करने के ठीक एक दिन बाद हुई। ऐसे में ये हमला राजनीतिक हिंसा की आशंका बढ़ा रहा है। बांग्लादेश में अगले साल 12 फरवरी को आम चुनाव होंगे। ये चुनाव पूर्व पीएम शेख हसीना के तख्ता पलट के 1.5 साल बाद हो रहा है। 5 अगस्त 2024 को हुए तख्ता पलट के बाद हसीना देश छोड़कर भारत आ गई थी। इसके बाद से वहां पर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार चल रही है, जो कि बांग्लादेश के जाने माने अर्थशास्त्री हैं। शेख हसीना 20 साल से अधिक के कार्यकाल के साथ बांग्लादेश के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहने वाली प्रधानमंत्री रही हैं। वो दुनिया की सबसे लंबे समय तक सत्ता संभालने वाली महिला सरकार प्रमुख हैं। और अब यहाँ ऐसी स्थिति बना दी गई है कि अगले साल होने वाले चुनाव में शेख हसीना की पार्टी हिस्सा नहीं ले पाएगी। बांग्लादेश की सबसे बड़ी पार्टी अवामी लीग के चुनाव लड़ने और राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। अवामी लीग का रजिस्ट्रेशन चुनाव आयोग ने मई 2025 में सस्पेंड कर दिया था। इसके अलावा पार्टी के अन्य बड़े नेताओं को अंतरिम सरकार गिरफ्तार कर चुकी है। एक और प्रमुख पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की नेता खालिदा जिया लंबे समय से बीमार है। उनका बेटा और उनकी पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष 17 साल से लंदन में है, जबकि बांग्लादेश की तीसरी प्रमुख राजनीतिक पार्टी जमाते इस्लामी है, जो कट्टरपंथी पार्टी के रूप में जानी जाती है। इस हिंसा के पीछे जमाते इस्लामी की भूमिका भी बताई जा रही है। दरअसल पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI का मंसूबा बांग्लादेश में हिंसा को भड़काकर कट्टरपंथियों को सत्ता में बिठाने का है। ISI
किसके निर्देश पर काम करती है ये हर कोई जानता है। यानी कहीं न कहीं पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर का बांग्लादेश में रोल जरूर है। इसलिए बांग्लादेश में कुछ भी होता है तो भारत विरोधी गतिविधि शुरू हो जाती है। इस बार भी पता चला है कि आईएसआई अपनी पुरानी सहयोगी जमाते इस्लामी और उसके छात्र और मदरसे से जुड़े संगठनों को निर्देश दिया है कि वे आंदोलन को लीड ना करें, बल्कि पीछे रहते हुए इसे हवा दें। अब उस्मान हादी की हत्या पर आते हैं। उसकी हत्या कब और कहां हुई और यह हत्या किसने की? दरअसल शरीफ उस्मान हादी को ढाका में अज्ञात हमलावरों ने 12 दिसंबर को गोली मार दी थी। उसे गोली उस वक्त मारी गई जब वो पलटन इलाके में कलवर्ट रोड पर बैटरी वाले ऑटो रिक्शा में यात्रा कर रहा था। घटना के तुरंत बाद उसे ढाका मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया। बाद में एवर केयर अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। वहां से उसे बेहतर इलाज के लिए सिंगापुर भेज दिया गया, जहां उपचार के दौरान गुरुवार को उसने दम तोड़ दिया। हादी को दोपहर करीब 2:30 पर विजयनगर इलाके में रिक्शे पर देखा गया था। सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि एक मोटरसाइकिल पीछे से रिक्शे के पास आई, फिर दाईं ओर जाकर रुकी और पीछे बैठे व्यक्ति ने बिल्कुल नजदीक से हादी पर गोली चला दी। बाइक पर सवार दोनों लोगों ने हेलमेट पहन रखे थे। पूरी घटना कुछ ही सेकंड में हुई और हमलावर तुरंत मौके से फरार हो गए। इनकलाब मंच के कार्यकर्ता मोहम्मद रफी, जो हादी के पीछे एक दूसरे रिक्शे पर थे, ने बताया कि जुमे की नमाज के बाद वे लोग दोपहर का खाना खाने हाईकोर्ट इलाके की ओर जा रहे थे। विजयनगर पहुंचते ही मोटरसाइकिल पर आए 2 लोगों ने हादी पर गोली चला दी और भाग गए। हादी ने कुछ ही घंटे पहले ऐसा नक्शा पोस्ट किया था जिसमें भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को बांग्लादेश का हिस्सा बताया गया था। हादी की मौत के बाद एक बार फिर बांग्लादेश में हिंसा की आग भड़क गई। कई शहरों में हालात बिगड़ गए हैं। हादी का शव शुक्रवार शाम सिंगापुर से ढाका पहुंचा। उसके बाद ढाका में आंदोलनकारी फिर हिंसक हो गए और आगजनी शुरू कर दी। उन्होंने उदीची संस्था के कार्यालय को जला दिया। ये संस्था कट्टरपंथियों के विरोध में काम करती है। उपद्रवियों ने इससे पहले ढाका में 2 प्रमुख मीडिया हाउस के दफ्तर में तोड़फोड़ और आगजनी की। ये देश के सबसे बड़े अखबार डेली स्टार और प्रोथोम आलो के ऑफिस हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों ने आरोप लगाया कि ये अखबार भारत का पक्ष लेता है, जबकि सच्चाई यही है कि ये मोहम्मद यूनुस समर्थक है। पत्रकारों ने जैसे तैसे जान बचाई। बांग्लादेश में हिंदू संस्कृति के प्रतीकों को भी आग लगाई जा रही है। ढाका में बंगाली कल्चरल सेंटर छाया नट पर भी हमला किया गया। इमारतों में आग लगा दी गई। छाया नट कल्चरल सेंटर में रविंद्रनाथ टैगोर और काजी नजरुल इस्लाम की याद में प्रोग्राम होते हैं। यहाँ वसंत का त्योहार भी मनाया जाता है। इसी वजह से बांग्लादेश के इस्लामिक कट्टरपंथी छाया नट का विरोध करते हैं। इस हत्याकांड के बाद बांग्लादेश के नेतृत्व का दोगला चरित्र फिर सामने आया है। दरअसल हत्यारों को ट्रांसपोर्टेशन में सपोर्ट करने वाले आरोपियों ने अदालत में हत्या के मुख्य आरोपी फैसल करीम के भारत भागने का दावा किया है। अब सवाल यह है कि हादी की हत्या के बाद बांग्लादेश में भारत के खिलाफ गुस्सा क्यों फूटा? दरअसल बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने हादी पर हमला होते ही भारत के उच्चायुक्त को तलब किया। उनसे कहा कि हमलावर भारत में दाखिल हो गए हैं और उन्हें बांग्लादेश को सौंपा जाए। भारत ने यूनुस सरकार के दावे को खारिज कर साफ कर दिया कि भारत की जमीन का इस्तेमाल मित्र देश जैसे बांग्लादेश के खिलाफ नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन शेख हसीना के भारत में शरण लेने के बाद से ही कट्टरपंथी छात्रों और यूनुस सरकार को हादी पर हमले के बाद मौका मिल गया। पहले तो ढाका में भारतीय उच्चायुक्त का घेराव किया गया,
उच्चायुक्त में घुसने की धमकी दी गई और फिर हादी की मौत के बाद हिंसा को खुली छूट दे दी गई। शेख हसीना के समर्थकों को निशाना बनाया जाने लगा। इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान के आवास में भी तोड़फोड़ की गई और शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के ऑफिस को भी जला दिया गया है। यही नहीं, हिंदुओं पर भी हमले किए जाने लगे। मायमेंसिंग में 25 साल के हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की नृशंस हत्या कर दी गई। दीपू एक गारमेंट फैक्ट्री में मजदूर थे। अपनी विकलांग पिता, मां, पत्नी और बच्चे के इकलौते कमाने वाले थे। निर्वासित लेखिका तस्लीमा नसरीन ने कहा कि एक मुस्लिम सहकर्मी ने छोटी बात पर दीपू पर पैगंबर के अपमान का झूठा आरोप लगाया। भीड़ ने उन्हें पीट कर मारा। 100 को पेड़ से बांधकर मिट्टी का तेल डालकर जला दिया। दीपू के पिता रविलाल दास ने बताया कि उन्हें फेसबुक से खबर मिली। मेरे बेटे को बहुत मारा गया, पेड़ से बांधा गया, आग लगाई गई, जला हुआ धड़ और सिर बाहर लटका दिया। यह भयानक था। हालांकि अंतरिम सरकार ने इस घटना की निंदा की। आरएबी ने 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया, लेकिन परिवार को कोई आश्वासन नहीं मिला। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश की हालत बहुत बिगड़ी है। मोहम्मद यूनुस की सरकार में कानून व्यवस्था बेकाबू है और वो भारत पर झूठा आरोप मढ़ती रहती है, जबकि हकीकत यह है कि बांग्लादेश में ही हादी हत्याकांड को लेकर अलग अलग राय है। उस्मान हादी की हत्या को लेकर बांग्लादेश के पूर्व मंत्री ने एक बड़ा दावा किया है। डीआरके के पूर्व मंत्री मुहिबुल हसन चौधरी ने दावा किया है कि हादी को उसके ही किसी करीबी ने गोली मारी थी। गोली मारने वाला हादी के ही हथियारबंद गैंग का सदस्य है। शेख हसीना की सरकार में मंत्री रह चुके मुहिबुल हसन चौधरी ने दावा किया है कि इस हिंसा के पीछे यूनुस सरकार के 2 बड़े मकसद हैं। एक तो वो 12 फरवरी को होने वाले चुनाव को टालना चाहती है और दूसरा ये कि शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के कार्यकर्ताओं को खत्म करना चाहती है, जो अब भी बांग्लादेश में सक्रिय हैं। अगस्त 2024 में बांग्लादेश छोड़ने के बाद से शेख हसीना भारत में रह रही हैं। उन पर कई तरह के मुकदमे किए गए। बांग्लादेश की अदालत ने एक मामले में उन्हें मौत की सजा सुनाई है, एक में 21 साल की जेल। साफ है, बांग्लादेश के कट्टरपंथी नहीं चाहते हैं कि भारत से अच्छा संबंध रखने वाली वहां सरकार बने। पाकिस्तान भी यही चाहता है। इसलिए कुछ भी वहां होता है, उंगलियां भारत की ओर उठाई जाती हैं। मौजूदा घटनाक्रम भी चुनाव टालने और कट्टरपंथियों को सत्ता दिलाने की साजिश के तहत ही है। तो वीडियो समाप्त करने से पहले बांग्लादेश के बारे में कुछ अहम जानकारी दे दूं, जो उस देश को समझने के लिए जरूरी है। अंग्रेजों के समय 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को मुस्लिम बहुल पूर्वी बंगाल और हिंदू बहुल पश्चिम बंगाल में बांट दिया था। 1947 में भारत की आजादी के बाद पूर्वी बंगाल का हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान कहलाया। बाद में यहाँ पाकिस्तान विरोधी आंदोलन हुआ और ये अलग देश बांग्लादेश बन गया। 1971 में भारतीय सेना की मदद से बांग्लादेश ने पाकिस्तान से आजादी हासिल की। इसका आधिकारिक नाम पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है। कुछ और बातें बांग्लादेश के बारे में जानना जरूरी है। यहाँ 90% मुस्लिम रहते हैं। इंडोनेशिया, पाकिस्तान और भारत के बाद चौथे नंबर पर सबसे ज्यादा मुसलमान यहाँ रहते हैं। बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। तो चलिए अगले किसी वीडियो में विस्तार से वहां के बारे में और जानकारी दूंगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके रिएक्शन का इंतजार रहता है। नमस्कार।